हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास 12th सॉल्यूशन से रिलेटेड और चैप्टर होने वाला है अपने पास सॉल्यूशन से और टॉपिक होगा आज का राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर बनते कैसे है, ठीक है, और वेपर प्रेशर कहाँ पे बनता है, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे और वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है इनकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर किसी लिक्विड को डिसॉल्व करते हैं तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, और देन उसके बाद राउल्ट्स लॉ में आएंगे और फिर इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग पिछले सारे लेक्चर देख रहे हैं, और जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो सर्च बार में जाके सर्च कर सकता है जो भी सॉल्यूशंस के टॉपिक उसको देखने हो। इससे लास्ट टॉपिक हमारा जो हुआ था वो हेनरीज लॉ पे हुआ था, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं हेनरी लॉ बाय केमिस्ट्री वाला, तो आप लोगों को आराम से वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर के ऊपर। तो वेपर प्रेशर हम लोग क्या देखने वाले हैं, सपोज करो देखो वेपर प्रेशर में हम एक टर्म की बात करेंगे और वो टर्म होगी अपने पास वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन की बात करेंगे कि ये वेपराइजेशन होता क्या है, ठीक है, कैसे वेपर बनती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं जिसको भाप बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पानी गर्म करते हैं तो वेपर बनती है, ठीक है, वेपराइजेशन होता है, उसी को हम बोल देते हैं भाप। अच्छा, वेपराइजेशन कहां पे बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सबसे पहली बात देखो जरा, अगर हम एक ओपन कंटेनर ले लें या ओपन वेसल ले लें, ठीक है, एक खुला पात्र ले लें, तो इस खुले पात्र में क्या होगा, हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखना। एक खुला पात्र मैंने ले लिया, मतलब एक खुला बर्तन ले लिया, ओपन वेसल ले लिया, और उस ओपन वेसल में मैंने क्या किया, इस तरीके से ओपन वेसल होगा, ये देखो, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो, इसको ऊपर से ओपन कर दो। इतना मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या इसके पार्टिकल्स, कुछ इसके अंदर भी होंगे, कुछ इसके अंदर भी होंगे, इस तरीके से यहां कुछ यहां भी होंगे अंदर। तो देखो इसमें दो तरह के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पार्टिकल जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सरफेस पार्टिकल, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सरफेस के पार्टिकल्स। कुछ हमको अंदर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं बल्क पार्टिकल्स। तो मुझे दो तरीके के पार्टिकल्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और एक अपने को बोला सरफेस पार्टिकल और एक को अपने बोल दिया बल्क पार्टिकल। तो दोनों को हमने डिफाइन कर दिया। व्हाट आर द सरफेस पार्टिकल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम एट द सरफेस एज कंपेयर देन बल्क। व्हाट आर द बल्क, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एट मैक्सिमम एट द बल्क एरिया एज कंपेयर देन सरफेस एरिया। ऊपर का जो एरिया है वो सरफेस एरिया है, नीचे का जो एरिया है वो बल्क एरिया है, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, जो अंदर का पार्टिकल होगा ना, जो ये वाला पार्टिकल होगा, इसको इसके आसपास के सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे। क्लियर हो गया। तो यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ये ज्यादा भाग नहीं सकता, ज्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं सकता, इधर उधर हिलडुल नहीं सकता, है ना, तो ज्यादा भाग नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर ज्यादा लगता है, किसके ऊपर, जो बल्क के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो पार्टिकल बल्क पे होगा वहां पर हम क्या बोलेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन, जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, अंदर के, बिल्कुल, है ना, उनको ज्यादा लोग परेशान करेंगे। मतलब जो अंदर वाला होगा ना पार्टिकल, उसको ज्यादा पार्टिकल्स आसपास वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसी को हम बोल देते हैं बैलेंस फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स होता है। बात क्लियर हो गई इतनी। अब जो सरफेस के पार्टिकल आ रहे हैं, ये सरफेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर, एकदम ऊपर है सरफेस के। ये बर्तन है ना, इस बर्तन के पार्टिकल्स बिल्कुल ऊपर है ना। देखो छत पे कौन जाता है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। अब जिसके पास दादाजी लोग हैं, एनर्जी ज्यादा होती नहीं है, पड़े रहते हैं जहां पर होते हैं, ठीक है, वो नहीं भाग सकते हैं ऊपर। ये जो ऊपर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी सरफेस, जो सरफेस के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, तभी तो ये लड़ मर के ऊपर आए होंगे ना।
ऐसा तो है नहीं, देखो अंदर तो बहुत सारे बल्क में पार्टिकल्स होंगे, उनसे लड़के 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 ऊपर तक आए, तो इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, तभी तो ऊपर आए हैं यार। ठीक है, भीड़ में से कौन निकल के आगे चला जाएगा? जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, जो फुर्तीला होगा। अब जिसके पास एनर्जी नहीं होगी, जिसको आसपास के लोग क्या कर दे रहे हैं, अट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ऐसे अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड कर दे रहे हैं, तो वो कहां से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो कहां जाएगा? सरफेस पे गया। तो ये सरफेस पे गया, देखो पार्टिकल सरफेस पे गया। अब हम क्या बोलेंगे कि इस सरफेस वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। ठीक है, जो बल्क का पार्टिकल होता है, उस बल्क के पार्टिकल्स में क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा लगता है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब जो सरफेस का पार्टिकल होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होती है, लेकिन उस पे फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या समझ में आया मेरी बात समझ में आई ना? हमने क्या बोला, अगर कोई ओपन वेसल ले लें, एक ओपन कंटेनर ले लें, तो उस ओपन कंटेनर के अंदर क्या होता है? उस ओपन कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं बल्क के अंदर, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं चुक 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 कहां? सरफेस के ऊपर। तो जो पार्टिकल सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं, वो सरफेस पे कैसे आए? वो सरफेस पे नीचे से ऊपर को लड़ मर के आए होंगे, ऐसे लड़ते लड़ते आए होंगे ऊपर तक। लड़ाकू होंगे, मेरी तरफ मैं बहुत लड़ाकू हूं तो लड़ते लड़ते ऊपर तक आए होंगे। तो जब ऊपर तक आए होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा भाग रहे होंगे ना। अब जिसकी काइनेटिक, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा ना, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा, वो नीचे से ऊपर कैसे आया? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं किया, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी, भाग गया ऊपर को, है ना, ये बिल करके ऊपर तक आ गया। तो फिर क्या हुआ? सरफेस पे आया तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे कम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। अब जो सरफेस के नीचे बल्क में दिखाई दे रहे हैं, ये जो बल्क के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये बल्क के पार्टिकल के जो आसपास वाले पार्टिकल होते हैं ना, यहां जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, इधर जो पार्टिकल होंगे आपके पास, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे? इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इधर के पार्टिकल्स अपनी तरफ खींचेंगे, इधर के पार्टिकल्स अपनी तरफ खींचेगा, इधर का पार्टिकल अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से यहां पर लगता है एक बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बैलेंस फोर्स लगता है इनके बीच में। ठीक है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी यार, कम होने लग जाएगी। क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ भाई, वेपर में कन्वर्ट कौन होगा? क्या ये होगा? क्या ये होगा? हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा जो सरफेस का पार्टिकल होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो वेपर में कन्वर्ट कौन होगा? जो सरफेस वाला पार्टिकल होगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा। भाई जिसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है, अट्रैक्शन बढ़ गया है, कहां से वेपर में कन्वर्ट होगा भाई? ठीक है, तो सरफेस के पार्टिकल हमेशा वेपर में कन्वर्ट होते हैं। भाप कौन बनाता है? वाष्प कौन बनती है? वाष्प बनती है जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं। हां, कुछ टाइम के बाद ये भी आएंगे ऊपर, जब नीचे से इनको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पार्टिकल ऊपर आएगा, फिर ये भी यहां से वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हाल फिलहाल हमारे पास जो पार्टिकल आपको सरफेस पे दिखाई दे रहा है, ये सरफेस का पार्टिकल क्या होगा? ऊपर वेपर में कन्वर्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हमने? हमने बोला कि अगर आप कोई ओपन वेसल ले लें, ओपन कंटेनर ले लें, तो उस ओपन कंटेनर में होता क्या है? उस ओपन कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? इस तरीके से पूरा खुला छोड़ दिया, ऊपर से नीचे कुछ लिक्विड फिल किया। तो लिक्विड के कुछ पार्टिकल सरफेस पे होंगे, कुछ पार्टिकल्स बल के अंदर होंगे। तो जो सरफेस पे पार्टिकल होंगे वो नीचे से लड़ मर के आए होंगे ऊपर को, है ना, यानी कि नीचे से वो पार्टिकल ऊपर आया होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तभी तो वो पार्टिकल क्या हुआ? ऊपर को आया। दूसरी बात हमने क्या बोला? जो बल्क के पार्टिकल्स यहां दिख रहे हैं आपको लिक्विड के अंदर, इस बल्क के पार्टिकल के अंदर जो ये पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसको इसके चारों ओर से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी अपनी अपनी तरफ एक इक्वल फोर्स के साथ क्या कर रहे होंगे? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो यहां पर काम करता है बैलेंस फोर्स। ठीक है, यानी कि इस पार्टिकल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। बल है बल? हाँ सर, बल बल। ओके बेटा, ठीक है।
चलो, तो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतर आणविक आकर्षण बल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, तो वेपर तो इसकी बनेगी नहीं। तो वेपर में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, जो सरफेस का पार्टिकल होता है। मतलब यहां पर कोई वेपर नहीं बनेगी फिलहाल। तो क्यों नहीं बनेगी वेपर, सॉरी वेपर तो बनेगा लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, वेपराइजेशन तो हो जाएगा लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। वेपर प्रेशर यहां पे कंटेन हमको नहीं होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट करते हैं, दूसरा हटा दें इसको, ये समझ में आ गया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। चलो अगली दूसरी बात करते हैं। दूसरा हमने क्या लिया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया या क्लोज वेसल ले लिया। ठीक है, चलो एक चीज लिख देते हैं, यानी कि बंद पात्र। देखो मैं शब्दों का प्रयोग कम से कम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड बहुत छोटा है, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कम चीजों में ज्यादा देने की। क्लोज वेसल अगर मैं ले लूं तो क्लोज वेसल में देखो कुछ ऐसा होगा। क्लोज वेसल बंद कर दो, इसको बंद कर दो, जेल लगा दो, ऊपर से ढक्कन लगा दो ऐसे। ये यहां पर पार्टिकल सरफेस के ये रहे आपके पास, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक। ठीक है, अंदर दो पार्टिकल ये रहे बल्क वाले, डिक चिक डिक चिक। ऊपर से ढक्कनी लगा दी हमने, इस तरीके से बढ़िया तरीके से बंद कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या होगा इसमें। भाई क्या होगा, जरा देखो जरा क्या होगा। कहानी तो पूरी वही रहेगी, ये सरफेस का पार्टिकल होगा, तो सरफेस वाला पार्टिकल जो होगा वही पार्टिसिपेट करेगा वेपर प्रेशर बनाने में, यानी कि वेपर में वही कन्वर्ट होगा जो सरफेस का पार्टिकल होगा। ये अपने पास बल्क का पार्टिकल हो गया, है ना, ये क्या हो गया, बल्क का पार्टिकल्स हो गया। अब बताओ भाई, सरफेस वाला क्या होगा, वेपर कन्वर्ट करेगा। सरफेस वाला अगर वेपर कन्वर्ट करेगा तो ये बनी वेपर, चिक 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 चिक, ये बन गई वेपर। तो ये वेपर ऊपर जाएगी। अब आप देखते होगे यार, जब कभी आप पानी वानी गर्म करते हो या किसी बर्तन में, कांच के बर्तन में किसी पानी वगैरह गर्म करते हो या गर्म पानी रखते हो किसी में, तो कुछ टाइम बाद आपको ना उस बॉटल के सरफेस पे या इस बॉटल के पीछे जो किनारा सरफेस होता है ना, इस किनारा होता है, वहां पे आपको वास्प टाइप की दिखाई देती है, वेपर टाइप की दिखाई देती है ना, वो पानी बूंदे टाइप की नीचे को आती है, ऐसे आती है। तो यानी कि जब ऊपर गया तो वेपराइजेशन हुआ, फिर उसके बाद कंडेंसेशन भी हो रहा है नीचे को। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है भैया। पहले वेपर बना, वेपर से फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वेपर गया, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो भाई क्या हुआ भाई, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुई, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि वेपोराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। अब हम क्या कह सकते हैं, दोनों किसमें आ गए, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, है ना। मतलब जितना वो बन रहा है उतना ही फिर से वो भी बन जा रहा है पानी। वेपर गई, फिर से कन्वर्ट होके कहां आ गई, लिक्विड के अंदर आ गई। तो दोनों किसमें आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। दोनों किसमें आ जाएंगे भाई, इक्विलिब्रियम में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। तो इक्विलिब्रियम में आएंगे, तो अब हमने यहां से क्या चीज देखनी है भाई, ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है, यानी कि जो ये वेपर बन रही है, ये वेपर गई ऊपर गई। सपोज करो ये ए पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसका वेपर ऊपर गया जुग 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 गया, टकराया, ढूम टकराया ऊपर से टकराने के बाद जैसे ही ये टकराएगा, ये जैसे ही वेपर यहां पे टकराएगी वैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही ये ड्रॉप बन के नीचे को आएगी। जब ये ड्रॉप बन के नीचे को आएगी ना, इस ड्रॉप का कुछ अपना मास होगा, इसको ड्रॉप बोल दे रहा हूं समझने के लिए। तो इसका अपना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ मास होगा। ठीक है, जितना इसका मास होगा ना, ये उतना नीचे को एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जितना इसका मास होगा, ये उतना ही नीचे को एक प्रेशर भी लगाएगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो वो जो प्रेशर होगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, जो सॉल्यूशन के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, ठीक है, लिक्विड के ऊपर जो एक सरफेस एक्सर्ट होता है बाय एनी वेपर, किसी वेपर से जो हम एक प्रेशर नीचे को लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसके सरफेस पे हो रहा है, लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर क्या कर रही है, एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है, और वो वेपर प्रेशर कितना होगा, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बोलते हैं उसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक दाब। पार्शियल प्रेशर बोलते हैं ना, आंशिक दाब, मतलब बहुत छोटा सा दाब।
बहुत ही छोटा सा दाब, क्योंकि जो वो ड्रॉप होगी ना उस ड्रॉप का मास बहुत कम होगा। उस ड्रॉप का मास कम होने की वजह से वो अपने मास के अकॉर्डिंग ही एक प्रेशर को एक्सर्ट करेगी और उसी प्रेशर को हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर बोल देते हैं। बात समझ में आई ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि क्लोज वेसल में ही वेपर प्रेशर बनेगा। क्लोज वेसल में ही वेपर प्रेशर फॉर्म होती है, यह बात याद रखनी है। ओपन वेसल में कभी भी वेपर प्रेशर को हम कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाएगी, जो वेपर होगी वो एस्केप हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें वेपर को हम क्या कर सकते हैं, उस कवर द्वारा फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर वेपर बाहर नहीं जाएगी, वेपर क्या हो जाएगी, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि जब वेपर प्रेशर बनेगा तो वहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी अचीव हो रहा होगा हमें, क्योंकि लिक्विड क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी, वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो जितनी वेपर गई उतनी लिक्विड बनी, जितनी वेपर गई उतनी लिक्विड बनी। तो ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है, इक्विलिब्रियम में हो रही है, साम्य अवस्था में आ रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी इतनी बात समझ में, ठीक है, कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही वेपर फॉर्मेशन में, यानी कि वेपर प्रेशर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही वाष्प दाब बनाएंगे, ठीक है, वही क्या करेंगे, वाष्प दाब बनाएंगे या वाष्प दबाव बढ़ाएंगे ऊपर से, ठीक है। आंशिक दाब किसका होगा, जो सरफेस वाले होंगे। बल्क वाले पार्टिकल ये भाग नहीं लेते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। दूसरी हमने क्या बोला, जब यहां पर आप क्लोज वेसल लोगे तो क्लोज वेसल में ही आपको ये प्रोसेस देखने को मिलती है, यानी कि ओपन वेसल में ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो वेपर होती है वो एस्केप हो जाती है, ठीक है। क्लियर? चलो बात कर लेते हैं उसकी भी एक बार फिर से, और थोड़ा सा इनको कोरिलेट कर लेते हैं आपस में। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, क्लोज वेसल से चीजें समझ में आ गई है ना, ठीक। क्या बोला हमने, सरफेस के पार्टिकल वेपर फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर कन्वर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा, जब वेपर प्रेशर बनता है तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी कि लिक्विड वेपर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेपराइजेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। कितना वेपर बनेगा, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, कितना प्रेशर सरफेस के ऊपर लगेगा, भाई वेपर कितना प्रेशर लगाएगा नीचे को, भाई उतना ही तो लगाएगा जितना उसका मास होगा। एक ड्रॉप का जितना अपना मास होगा उतना ही तो प्रेशर लगाएगा। मैं किसी के ऊपर कितना दबाव डाल सकता हूं, किसी के ऊपर कितना प्रेशर डाल सकता हूं, जितना मेरा मास होगा, जितना मेरा वेट होगा। समझ रहे हो ना? क्लियर? तो ये चीजें क्लियर हुई। अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है ना, ये जो वेपर प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। किसी का कोई सवाल हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दे सकता है, बिल्कुल हम उसी सवाल पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो इसको हटाते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या बोला, हमने बोला वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। वेपर प्रेशर होती है भाई किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर टोटल जितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है किसी भी वेपर के द्वारा, ठीक है। ये टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय अ वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एक वेपर के ड्रॉप, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर। चलो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि वेपर प्रेशर के ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से काम करने वाले हैं। तो फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, भाई वेपर प्रेशर के फैक्टर कौन कौन से होंगे। देखो वेपर प्रेशर कहां पे कम होगा, कहां पे ज्यादा होगा, इसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, कब घटेगा, इसके थोड़ा सा फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। पहली चीज देखो जरा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम कंटेनर चेंज कर लें, कंटेनर का शेप चेंज कर लें, अभी हमने सपोज करो बर्तन जो लिया था वो सिलेंड्रिकल था, उसके बाद अगर हम बर्तन थोड़ा सा क्या ले लें, स्पैरिकल ले लें या फिर स्क्वायर ले लें या फिर कुछ अजीब सा है ना ट्राइंगल शेप ले लें, कुछ ले लें, तो अगर मैं कंटेनर का शेप चेंज कर दूं तो क्या वेपर प्रेशर चेंज होगा? नहीं होगा। वेपर प्रेशर कभी भी शेप और साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहला हम पॉइंट क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप और साइज ऑफ वेसल और कंटेनर, ठीक है। यानी कि बर्तन के आकार और उसके
साइज पे, आकार और उसके आकृति पे निर्भर नहीं करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर कभी भी कंटेनर, जो भी बर्तन आप लोगे, वो बर्तन आप ट्राइंगल ले लो, वो बर्तन आप कैसा भी ले लो, सपोज करो मैंने बर्तन ऐसा ले लिया, एक बर्तन मैंने ऐसा ले लिया, एक बर्तन मैंने ऐसा ले लिया, एक बर्तन मैंने ऐसा ले लिया, कैसे भी ले लो आप बर्तन, बर्तन के शेप और साइज के ऊपर वेपर प्रेशर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। यानी कि वाष्प दाब कभी भी बर्तन के, पात्र के आकार व आकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, भाई इस पे तो डिपेंड करता है यार, ठीक है, इस पे तो डिपेंड करेगा भाई, ये बात तो समझ लो, इसको तो समझ लो बाबा, ये बहुत कीमती चीज है, इसको नहीं समझे ना तो फिर इसको नहीं समझ डाला तो लाइफ बिल्कुल भी खत्म लाला, ठीक है, इसको समझने का और लाइफ को झिंगा लाला बनाने का। देखो जरा, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कौन डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर। क्यों डिपेंड करेगा भाई, क्यों डिपेंड करेगा, कोई राजा है क्या? राजा तो नहीं है, लेकिन नेचर पे डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करें, उसको फटाफट से नोट करके पॉज कर लें। चलिए देखते हैं किस तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है। सपोज करो मैंने एक ले लिया CH3OH, जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल, एक हमने ले लिया CH2OH एंड CH2OH, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल, एक हमने ले लिया CH2OH, CH2OH, ऐसा कुछ ले लिया हमने। एक हमने ले लिया मिथेनॉल, एक हमने ले लिया ग्लिसरॉल, एक हमने सॉरी ग्लाइकॉल, एक हमने ले लिया ग्लिसरॉल। ध्यान से देखो, दिस इज मिथेनॉल, ओए होए मिथेनॉल, अल्कोहल क्या आ गई। दूसरा हमने ले लिया ग्लाइकॉल, सर जी ग्लाइकॉल मेरे को दे दो ना, सर जी मुझे ग्लाइकॉल पीना है, नहीं गंदी बात, ग्लाइकॉल। तीसरा हमने लिया ग्लिसरॉल, यार तीन चीज मैंने ले ली, मैंने ले लिया मेथेनॉल, मैंने ले लिया ग्लाइकोल, मैंने ले लिया ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, इसको हम बोलते हैं डाइहाइड्रिक, इसको हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इनका नाम भी याद रखना, ये अल्कोहल में पढ़ोगे क्लास 12th में आगे, अभी ऑर्गेनिक में। इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिसमें एक OH होता है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक क्या अल्कोहल है तो अल्कोहल बोलोगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अब सिंपल सी बात है, इसमें OH, इसमें OH, इसमें OH, कितने OH, यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे तीन। बात क्लियर हो गई? बात को समझो जरा सा, यहां पर एक OH, यहां पे दो OH, यहां पर तीन OH। यार अल्कोहल क्या काम करता है यार, अल्कोहल जो करता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है यार, समझ में आ रहा है? अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। और एक बात याद रखना, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर उतना कम। बात समझ में आ गई? एक बात समझ लो, वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या अट्रैक्शन फोर्सेस के, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैं भरपूर कोशिश करता हूं सबका शब्द दे दूं, लेकिन अगर मैं शब्द दे दूंगा तो फिर मेरा कोचिंग बंद हो जाएगा। है ना, तो कोचिंग भी तो चलाना है यार, देखो यार पेट भी तो पालना है हम लोगों ने, है ना। चलो मजाक कर रहा था। वेपर प्रेशर जो होता है वो 1 अट्रैक्शन फोर्स, जितना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ना बच्चों उतना वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगा बाबा। और काइनेटिक एनर्जी क्यों भाई, काइनेटिक एनर्जी क्यों खत्म हो जाएगा भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल को घेर लेगा सब कुछ, पूरा अट्रैक्शन फोर्स लग गया उसके ऊपर, तो कहां से भागेगा ऊपर को? वेपर प्रेशर तो तब बनेगा ना जब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर हम तुम्हें कोई एनर्जी दे दें, किसी बच्चे को एनर्जी दे दी जाए अलग से, ले भाई इतना किलो जूल एनर्जी ले ले, क्या घर में टिकेगा वो? काय का लॉकडाउन, भाग जाएगा। अभी वहां दिखेगा कुसुमगढ़ा चौराहा, अभी दिखेगा वहां कोलापार में है ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑब्वियस ही बात है, देखिए मुझे कोई एनर्जी दे दे, मैं तुरंत भाग जाऊंगा घर से। भाई एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? पड़ा रहेगा इंसान वहीं पे। अगर एनर्जी होगी तो वो भागेगा इधर उधर। तो सपोज करो भाई जो वेपर प्रेशर होता है, सपोज क्या करना है, मान ही लेना है वेपर प्रेशर जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्टर बोल रहा है, ठीक। तो अब कैसे सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान से देखो। इसका नेचर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका नेचर क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका नेचर क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है तेरे पास तो एक OH है, तो एक OH से बना रहा है, मैं तो 2 से बना रहा हूं। ये बोल रहा है अरे मैं 3 से बना रहा हूं भाई, मेरे पास तो 3 OH है। तो क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। जिसके पास जितने ज्यादा OH होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? जितने ज्यादा OH होंगे उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और जिसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, वहां पर वेपर प्रेशर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्या समझ में आया? जहां पर OH के नंबर ज्यादा, जितने ज्यादा OH उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब इन तीनों की अगर हम बात करें, इसका नेचर अलग है। देखो इसका नेचर कैसा है, ये मिथेनॉल है, ये ग्लाइकोल है, ये ग्लिसरॉल है। तो तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना बेटा क्या होता है? बॉन्डिंग इन बिटवीन वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बॉन्डिंग इन बिटवीन वन इलेक्ट्रोवेलेंट और वन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल दीजिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव शुड बी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव शुड बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्लियर हो गई डेफिनेशन, है ना? द बॉन्डिंग इन बिटवीन वन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड वन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, दिस बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इलेक्ट्रो पॉजिटिव शुड बी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव शुड बी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, कोई भी इन तीनों में से हो सकता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे कहां देखने को मिलेगी? अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो कहां होगी सबसे ज्यादा? C में, फिर B में, आय हाय सर B लिखना भी नहीं आ रहा आपको, तो B में और फिर A में सबसे कम होगी। तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर इसका सबसे ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्यों होगा मैक्सिमम? क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये ज्यादा घूमेगा, इसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो ज्यादा क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा यार। ठीक है, चलो तो पहली बात तो हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे, शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा और क्या हो सकता है? सब्सटेंस का नेचर और क्या हो सकता है? देखो जरा सब्सटेंस का नेचर क्या हो सकता है। सब्सटेंस का नेचर हम लोग कैसे बताएंगे यार? वेपर प्रेशर के फैक्टर चल रहे हैं यहाँ पर, तगड़े वाले चल रहे हैं। दूसरा देखो जरा, अगर मैं एक सॉल्वेंट ले लूं, दो कंटेनर में अलग, अभी राउल्ट लॉ में आते हैं ना धीरे धीरे, तो वेपर प्रेशर चलने दो यार। वेपर प्रेशर, कुछ बच्चे बैठे हैं कॉपी लेके, सर कब राउल्ट की डेफिनेशन लिखाओगे? अरे डेफिनेशन थोड़ी ना लिखनी होती है साइंस में यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं यार, लॉजिक से समझो चीजों को, बस हो गया। ठीक है, इट डजंट मैटर यार टॉपिक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लॉजिक लगाओ बस हो गया। ठीक है यार, राउल्ट लॉ की डेफिनेशन लिखने से मैं आप लोगों को कुछ नहीं सिखा सकता। 11th क्लास में थोड़ी सी हम मान सकते हैं कि 11th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास यार बहुत ही अभी मतलब नई क्लास होती है यार। बच्चे होते हैं छोटे छोटे 10 से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब देखो जितने भी 10th क्लास के बच्चे अभी 11th में आएंगे, उन्होंने सब ने केमिकल इक्वेशन पढ़ी होगी, लेकिन मैं सीरियसली मैं बता रहा हूं उनको केमिकल इक्वेशन लिखनी नहीं आती होगी मैक्सिमम बच्चों को। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर चल रहे, 2-3 कदम आके चलते हैं, तो वो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखो
जो नॉलेज को गेन करेगा, जो नॉलेज को ऑब्जर्व करेगा, फील करेगा, वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेवल पे कभी भी हारेगा नहीं या कभी पीछे नहीं हटेगा वो। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज को फील करता है ना, वो कहीं पर भी या 10 साल के बाद भी उसके साथ आप मिलोगे ना, उसका नॉलेज का लेवल जो होगा वही रहेगा। लेकिन हम 10th के बच्चों से अगर हम 11th में मिले तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर 10th में पढ़ा था, भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th में बहुत बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं। अभी हम लोग 10th भी स्टार्ट करने वाले हैं, बस विद इन 2 और 3 डेज। तो 10th में केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, मजा आएगा खूब सारा। चलो, हमने क्या बोला, राउल्ट का नियम। अच्छा, राउल्ट का नियम कहां गया? सपोज करो मैंने 2 कंटेनर ले लिए। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, और उसमें हमने बात करी नेचर ऑफ सब्सटेंस की, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति देखो जरा, मैंने यहां पर पानी लिया, इसमें मैंने H2O फिल कर दिया, और इसमें मैंने H2O फिल किया, दोनों में मैंने सॉल्वेंट ले लिया, दोनों में H2O फिल कर दिया, इसमें मैंने डाल दिया NaCl, और इसमें मैंने डाल दिया कोई भी लिक्विड डाल दिया। मैटर नहीं करता क्या लिक्विड डाला मैंने, कुछ भी डाल दिया लिक्विड, ठीक है। समझने का तरीका मतलब वो नहीं है। मतलब मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक H2O लिया और H2O में ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, किया। मैंने यहां H2O लिया, H2O मैंने वॉलेटाइल लिक्विड ऐड कर दिया या सॉल्यूट कह सकते हो, वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया मैंने अंतर क्या देखा? मैंने अंतर ये रखा, मैंने यहां पर एक नॉन वॉलेटाइल रखा, यहां पर एक वॉलेटाइल रखा। तो जब आप किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल को ऐड करोगे, इट मींस कि किसी सॉलिड को ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे? सॉलिड को ऐड करोगे, ठीक है। एट द मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है कि जो यहां पर हम ले रहे हैं ना, मैं यहां पर एक काम करता हूं, नॉन वॉलेटाइल लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो नॉन वॉलेटाइल में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल कौन कौन से देता है? या तो वो देता है अपने पास ग्लूकोज, या वो ग्लूकोज को देता है हमें, या यूरिया दे रहा है क्वेश्चन में, या फिर सुक्रोज दे रहा है। जब न्यूमेरिकल पोर्शन करोगे ना यहां से, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या दे सकता है? वो सुक्रोज दे सकता है, ग्लूकोज दे सकता है, यूरिया दे सकता है, ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ भी दे सकता है। अब फॉर्मूले देख लेंगे जरा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं C6H12O6, ठीक है। यूरिया को हम लिखते हैं NH2CONH2, और सुक्रोज को हम लिखते हैं C12H22O11। क्लियर हो गया? अब इनके मोलर मास आपको पता होने चाहिए, आणविक द्रव्यमान, इनके आणविक द्रव्यमान, मोलर मास कितना होता है? इसका होता है 78, इसका होता है 60, इसका होता है 342। ये मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि इनका निकालने में समय लगता है, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। बाकी छोटे छोटे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बेंजीन का फटाफट निकाल सकते हो, 78 होता है, फटाफट निकाल सकते हो। तो हमने क्या बोला, जब भी किसी लिक्विड के अंदर, किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर आप कोई नॉन वॉलेटाइल क्या होता है बच्चों? जिसकी वेपर नहीं बनती है। जैसे नमक हो गया, आप नमक को पानी में डालो, नमक हमेशा पानी के अंदर ही दिखेगा आपको। पानी क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नमक पानी के अंदर ही दिखेगा आपको, या तो बॉटम में बैठ जाएगा, या फिर आप उसको क्रिस्टलाइजेशन से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं 1 गिलास पानी ले लूं, सपोज करो मेरा 1 गिलास है, मैंने इस 1 गिलास में क्या कर दिया? पानी डाला, और उसमें ऊपर से नमक डाल दिया, तो क्या होगा? मैं नमक और पानी के सॉल्यूशन को अलग करना चाहता हूं, इसमें से नमक अलग रखना चाहता हूं, पानी अलग रखना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा? इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा? इसको हीट करूंगा। हीट करने पे क्या होगा? पानी जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नीचे रहेगा वो नमक रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नमक और पानी को अलग कर सकते हैं, और जिस प्रोसेस से अलग करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। तो हमने क्या बोला? जब भी किसी लिक्विड के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड करोगे, तो वहां पर जो उसका वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो होता है 0। किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का हमेशा क्या होगा? वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वेपर बनाएगा ही नहीं।
तो वेपर बनाएगा तो प्रेशर भी नहीं लगेगा ऊपर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर 0। देखो मैं P नॉट ए लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, P नॉट ए लिख रहा हूं, एक बात याद रखना, ठीक। यहां पे P नॉट ए इज नॉट इक्वल 0, क्योंकि हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड यूज कर रहे हैं। तो लिक्विड वॉलेटाइल होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ वेपर बनेगी। यहां पर सॉल्यूट की कोई वेपर बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है नेचर में, और नॉन वॉलेटाइल का जो पार्शियल प्रेशर होता है या जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर सब्सटेंस आपने नॉन वॉलेटाइल ले लिया तो वेपर प्रेशर 0, अगर आपने सब्सटेंस वॉलेटाइल ले लिया तो वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक। अभी आगे बात करेंगे और धीरे धीरे मिटोल दें। चलो अब टेम्परेचर की बात करते हैं। राउल्ट्स लॉ को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। जो कॉन्सेप्ट समझ गया वो समझ गया, ठीक है। अगला तीसरा फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर। कुछ लोग बोलते हैं कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, 100% बात सही है भाई। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है, 100% बात सही है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यह बात गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हो, अगर इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, इसको 4 गुना, इसको 4 टाइम करोगे तो ये भी 4 टाइम बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ बढ़ता है, ये जरूर है। अब इसको अगर हम समझना चाहें तो एक ग्राफ से समझ सकते हैं। इधर अगर मैं वेपर प्रेशर ले लूं, इधर मैं टेम्परेचर ले लूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब इससे समझ सकते हो आप लोग। मतलब कहने का यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता तो है, लेकिन वेपर प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। गॉट इट? क्लियर? से ठीक हो गया। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है, अगर इसको आप 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना होगा, इसको 4 गुना करोगे तो ये भी 4 गुना होगा, ठीक है। ये 2 गुना होगा तो ये 2 गुना नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ से बहुत कुछ समझ सकते हैं। इस तरीके से कुछ कर्व आता है इसमें, तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैक्टर तो हो गए अपने पास कंप्लीट। फैक्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं फैक्टर, है ना। फैक्टर क्या हो गया अपने पास, कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं राउल्ट्स के लॉ के बारे में। ध्यान से देखो जरा, अभी हमने क्या बोला, सपोज करो ये लिक्विड ए, ये लिक्विड बी, मैंने दोनों में पानी भर दिया। इसमें मैंने H2O ले लिया, इसमें भी मैंने H2O ले लिया, इसमें मैंने H2O को इस तरीके से दिखाया, इसमें मैंने H2O को इस तरीके से दिखाया। क्लियर? 2 लिक्विड ले लिए मैंने, लिक्विड ए, लिक्विड बी। बात क्लियर हो गई? या इसको कुछ और ले लेते हैं, इसको लिक्विड ए लिक्विड बी लिख लो, इसको ज्यादा बेटर है। फिर समझाते हैं इसको। लिक्विड ए लिक्विड बी, 2 लिक्विड ले लिए। बोलो लिक्विड ए में जो लिक्विड ए के पार्टिकल्स का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, है कैसे नोट करेंगे? देखो लिक्विड, इस बर्तन में पूरा का पूरा लिक्विड ए है, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड बी है, तो दोनों को बंद कर लो। क्लियर हो गया बात? दोनों क्लोज ले लिया मैंने। अब दोनों को हम ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले ध्यान से सुनो। इस वाले वेसल के अंदर पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड ए है। तो यहां जो वेपर प्रेशर बनेगा किसका बनेगा, लिक्विड ए का बनेगा। यानी कि प्योर होगा तो लिक्विड प्योर को, देखो जब प्योर वेपर प्रेशर लिखते हैं ना हम लोग, 2 तरह के वेपर प्रेशर होते हैं, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। प्योर का मतलब जिसमें सिर्फ ए ही ए होगा, ए ही ए के पार्टिकल्स होंगे। इस वाले लिक्विड में, इस वाले में देखो बर्तन में सिर्फ ए होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए नॉट, ठीक है। लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर नॉट का यूज करते हैं जब प्योर होता है कोई, जब क्या होता है, प्योर होता है। देखो ए, ये नॉट फॉर यूज किस लिए कर रहे हैं हम, दिस इज फॉर प्योर, इसका मतलब प्योर है। जब लिक्विड ए प्योर फॉर्म में है, इसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं है, इसमें कुछ और ऐड नहीं है, कोई सॉल्वेंट दूसरा ऐड नहीं है, कुछ ऐड नहीं है, ये अपना अकेला है। इधर भी ए ए ए ए, इधर भी ए ए ए ए, ऊपर भी ए, नीचे भी ए, दाएं बाएं सब जगह क्या होगा, ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भाई पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा उसका, उसका प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर, वाष्प दबाव, वाष्प दाब कितना होगा, वो जो पार्शियल प्रेशर आप निकालोगे वो उसका
प्योर होगा, प्योर, वो उसका अपना होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं, सिर्फ उसका अपना प्योर, अपना प्योर। तो पी नॉट ए यानी कि नॉट बराबर, नॉट का यूज करते हैं जब प्योर का लिखते हैं। अगर मैं इसी में क्या डाल देता, कोई लुक, ओए होए 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 छूट गया चौक, अभी कोई लिक्विड या कोई दूसरा सॉल्यूट डाल देता, तो ये फिर इसको हम पी ए लिखते हैं, सॉल्यूशन का लिखते हैं पी ए और प्योर सॉल्वेंट का लिखते हैं पी नॉट ए। आई बात समझ में? आई ना? ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत है। सेम ऐसे ही बी में क्या होंगे, बी 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 होंगे सारे, कैसे होंगे, सारे के सारे बी होंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, दिल में भी, दिमाग में भी, मन में भी, तन में भी, सब जगह बी बी होगा। अरे यार टॉपिक पे आओ मेरे भाई, सब जगह बी बी होगा यार। वैसे मेरे नाम में भी बी है, महेंद्र बिस्ट है ना, पीछे से देखो बी आ रहा है, पीछे से बिस्ट, एम बी, एम फॉर महेंद्र, बी फॉर बिस्ट। ठीक है, ओह सॉरी। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे बी होंगे, बी 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 बी। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर कितना होगा इसका, वेपर प्रेशर होगा पी नॉट बी। क्या होगा, पी नॉट बी। क्या सर आप भी इतना खींच खांच के बता रहे हो, बताना पड़ेगा यार, क्या करें, मजबूरी है, काम है अपना, ड्यूटी अपनी, नौकरी है। देखो पी नॉट बी, पी नॉट बी नॉट फॉर प्योर। पी नॉट बी क्यों लिखा, पी नॉट बी इसलिए लिखा भाई प्योर लिक्विड भी है, प्योर लिक्विड है, दोनों प्योर है। दोनों को मिक्स कर दो, क्या कर दो, दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने का क्या बनेगा, देखो ये बर्तन लिया, जी सर बर्तन लिया, अच्छा बर्तन लिया तुमने, ये बर्तन लिया, जिग 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 जिग, लिक्विड ए भी डाल दिया, लिक्विड बी भी डाल दिया। क्या कर दिया सर, दोनों डाल दिए, हाँ दोनों डाल दिए, लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों डाल दो इसके अंदर। अब यहां देखो, यहां लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है, लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है। अब दोनों का नॉट हट जाएगा, दोनों का नॉट क्या होगा, हट जाएगा भाई। क्यों हटेगा, क्योंकि आप प्योर नहीं रहे, ये इसमें कोई मिक्स हो गया है। अब उसका जो वेपर प्रेशर होगा, अब इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड ए और बी के सॉल्यूशन में जो ए का वेपर प्रेशर होगा, उसको हम क्या लिखेगा, उसको हम लिखेगा पी ए, क्योंकि प्योर नहीं है, नॉट हट गया, नॉट हट गया। नॉट क्यों हटा, क्योंकि लिक्विड बी भी इसके साथ मिक्स हो गया। जो फील अपन अकेले में फील करता है, जो हम अकेले में घर के अंदर फील करते हैं, वो दोगेले में नहीं करते। दोगेले में टेंशन होता है, दोगेले में डर होता है, दोगेले में दर्द होता है, दोगेले में क्या होता है यार, मारकाट हो जाती है यार, बहुत बुरी मारकाट हो जाती है। वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, वो उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, वो उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, खूब लड़ाई होती है, खूब मजा भी आता है ना। खूब लड़ाइयां होती हैं जब दो लोग घर के अंदर होते हैं, और जब अकेला होता है तो वो प्योर है, प्योर है ना, वो क्या है, प्योर है। समझ रहे हो, आप अगर बाहर जाओगे तो दोगेले हो जाओगे, कोरोना आ जाएगा साथ में, है ना। देखो तो यहां पर ये इम्प्योर हो गया, अब नॉट हट जाएगा, तो ए वाले का क्या हो जाएगा, पी ए, और बी वाले का क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अब आता है राउल्ट, टक 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 टक। अब राउल्ट आ गया, देखो यहां पर राउल्ट आ गया। यहां तक राउल्ट नहीं आया, राउल्ट ने यहां पर कुछ नहीं बोला, राउल्ट बोला कि ठीक हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है। अब यहां पर जब दो लोग मिल गए ना, जब दो लोग झगड़ते हैं तो क्या होता है, फिर मम्मी आती है, पापा आते हैं, कभी कभी तो पड़ोसी भी आ जाते हैं। जब घर में कोई नहीं होता तो पड़ोसी आ जाते हैं, कौन लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं यार, ये क्यों लड़ रहे हैं, इतना हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, तो पड़ोसी आ जाता है। तो दो लोग लड़ रहे थे, दो लोग क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, दो लोग आपस में मिक्स हो गए। राहुल ने बोला क्या हो रहा है भाई, हैं क्यों लड़ रहे हो, लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया। इसने बोला सर मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा, इसने बोला सर मेरा वेपर प्रेशर ज्यादा। अरे ये कौन सी बात होगी भाई, किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं है। बगल में पड़ोसी आए, अंकल मैं नहीं लड़ रहा था, ये लड़ रही थी। दूसरे हाँ अंकल ये झूठ बोल रहा है, बता ये रोज लड़ता है मेरे से, मैं नहीं लड़ती, ये स्टार्ट करता है। अरे कौन लड़ रहा था, कौन नहीं लड़ रहा था, ये बात नहीं है, सॉल्यूशन क्या है वो बताओ। तो राहुल भाई साहब ने सॉल्यूशन बताया, यहां से राहुल भाई साहब ने क्या किया, सॉल्यूशन बताया। समझ में आ गया ना। लिक्विड ए में प्योर लिक्विड ए के मोल्स, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर होगा, उसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट ए से। लिक्विड बी में प्योर लिक्विड बी के होंगे, डिनोट करेंगे टक 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 पी नॉट बी से। जब दोनों को मिक्स करोगे तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। यार मेरा नाम नहीं आया इसमें यार, एम बी होना चाहिए था यार, ये ए बी हो गया, गलत हो गया है ना। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो ए बी दोनों आपस में लड़ रहे हैं यार, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा भाई, वही तो हम बात करने आए हैं। राहुल को तभी तो लेके आ रहे हैं हम लोग, राहुल को तभी तो लेके आ रहे हैं। अब यार देखो
जब तक मेरा ये गिरे ना रुमाल तब तक मेरा लेक्चर अच्छा नहीं बनता यार। देखो राउल्ट आया, उसके बाद फिर कौन आया, राउल्ट आया। और राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट ने क्या बोला, तुम लड़ो मत रे बाबा, हम आ गया है ना, हम देख लेगा कौन अच्छा कौन बुरा, दोनों अच्छे हो यार, लड़ो मत यार, बड़े प्यारे से हो दोनों, दोनों जोड़ा बड़ा अच्छा है यार, लड़ो मत यार, अच्छी बात नहीं है लड़ना, गलत बात। तो राउल्ट आया, राउल्ट आया, राउल्ट आ गया क्या, राउल्ट आ गया, नहीं आया सर, स्टेशन पहुंच गया राउल्ट, ले 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 आ गया राउल्ट, आ गया लॉकडाउन में राउल्ट आ गया। देखो राउल्ट को बुला लाए हम लोग दिल्ली से, राउल्ट आया। तो राउल्ट ने क्या बोला, भाई साहब आप दोनों मिक्स हो गए, हाँ सर हम तो मिक्स हो गए, आप पहले आते तो हम मिक्स नहीं होते, हम लड़ाई नहीं करते, चलो अब तो तुम मिक्स हो गए हो, तो अब सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा वही तुम्हें मानना पड़ेगा। कहानी बोल रहा हूं मैं, ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ए और बी, तो ए वाले ने बोला भाई मैं तो पी नॉट ए था, मैं तो पी ए हो गया, इसने बोला मैं तो पी नॉट बी था, मैं तो पी बी हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेलगाड़ी भी कहती है रेलगाड़ी चुक 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 चुक, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। तो राउल्ट ने एक स्टेटमेंट दे दिया, राउल्ट ने क्या बोला, भाई जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सिंपल। क्या बोल दिया, पड़ोसी आया, पड़ोसी ने बोला भाई जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो ज्यादा समझदार होगा, तो वो इसका मतलब सही होगा। बात समझ में आ गई, एक स्टेटमेंट रख दिया दोनों के लिए। तो राउल्ट ने क्या किया, राउल्ट ने दोनों के लिए एक स्टेटमेंट रख दिया, भाई जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो राउल्ट ने क्या बोला, दी वेपर प्रेशर मतलब पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। भाई जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो हो गया, जीत गया, जीत गया भाई, हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। देखो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, लड़ मरो आप, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है निकाल लो, बात खत्म। अब आपको लिक्विड दिया होगा वहां पे, घबराओ मत, आप सर पूछोगे सर ए का ज्यादा कि बी का ज्यादा, भाई मेरे को थोड़ा ना पता है, वहां पे तो आपको दिया होगा ना, गिवन होगा ए क्या है बी क्या है, तो निकालोगे मोल फ्रैक्शन, मोल निकालोगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालोगे, दोनों का रेशियो निकालोगे, ठीक है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं, जिसका मोल जो टोटल मोल होता है उनको नीचे रखना होता है, तो मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, एक रेशियो निकालोगे, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, बात खत्म हो गई। और मोल फ्रैक्शन एक से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, एक से कम होना, एक भी नहीं होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए, ये याद रखना बात को मेरी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था राउल्ट का स्टेटमेंट। अब राउल्ट ने लिखवाया क्या, क्या लिखा राउल्ट ने, ये टॉपिक खत्म हो गया, अरे बाबा खत्म हो गया राउल्ट लॉ। राउल्ट ने क्या बोला, देखो राउल्ट ने क्या बोला, द पार्शियल प्रेशर of a liquid is directly proportional to the mole fraction। भाई ये बोल दिया राउल्ट भाई साहब ने, राउल्ट भाई साहब ने क्या बोला कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पी ए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, यानी कि ये प्योर नहीं है, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, एंड इसको हम जीटा भी बोलते हैं, जीटा, और इसको हम काई भी बोलते हैं, काई, ठीक है, एक्स नहीं बोलते, काई बोलते हैं, काई ए। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए। अब पी ए क्या हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन का, उसमें मोल फ्रैक्शन भी है, ये मोल्स, ये है ना, मोल फ्रैक्शन भी आएगा, मोल प्रभाज। तो पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए, और पी नॉट ए तो प्योर का है, आपको पता है, जब इसमें कोई मोल फ्रैक्शन, कोई हमने मास ऐड नहीं किया था, कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया था, पी नॉट तब का था। तो पी बी ए क्या हो जाएगा, पी बी क्या हो जाएगा, पी बी बराबर भी सेम हो जाएगा, पी नॉट बी एंड काई बी। बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया रे बात, बोलो, यहीं से एनकाउंटर कर देते हैं अपन, बोलो किसको समझ में नहीं आया राउल्ट लॉ। सिंपल है यार, सिंपल तो है यार, कितना सिंपल सा बोल दिया मैंने, अब इससे सिंपल क्या लोगे, हाँ? अब इससे सिंपल क्या लोगे, बोलो इससे सिंपल क्या लोगे, हटा दें, हटा देते हैं सर, हटा देते हैं। अच्छा 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 अच्छा,
यहां तक कि हमने बात कर ली। तो हमने बोला पी ए बराबर होता है पी नॉट ए काई ए, पी बी बराबर होता है पी नॉट बी काई बी। ठीक है, काई को सही से बनाओ, काई बड़ी गंदी होती है ना। अच्छा, इसके बाद आया राउल्ट का डाल्टन्स लॉ। राउल्ट का आ गया इसके बाद राउल्ट डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉ। ठीक है, राउल्ट्स डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाय 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 हाय, ये कौन था महासाब ये कौन था? ये भी था एक। ठीक है, राउल्ट्स से बोल रहा हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। राउल्ट्स का नहीं था यार, डाल्टन्स का था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यार डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? डाल्टन लॉ भाई क्या था भाई? डाल्टन का लॉ जो था वो राउल्ट से ही जनरेट हुआ था। तो इसके बाद एक और लॉ आया था, वो दिया था डाल्टन ने। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? ध्यान से देखो, डाल्टन ने क्या बोला भाई, ये डिकचिक ये आपने सॉल्यूशन बनाया है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर द लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, और ये बना दिया इन्होंने सॉल्यूशन। भाई इसके वेपर प्रेशर को हमने बोला पी ए, इसके वेपर प्रेशर को बोला पी बी, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बोला पी एस। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यानी कि ये क्या है? ये है इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? डाल्टन ने क्या बोला कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या बोला? द टोटल वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, ऑफ सॉल्यूशन is equal to the sum of the partial vapor pressure या the partial vapor pressure of all components which are present in solution। भाई सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट, जितने घटक उपस्थित होंगे उन घटकों के कुल वाष्प दाब के योग के बराबर विलयन का वाष्प दाब होता है। विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलयन के सभी घटकों के वाष्प दाबों के, आंशिक वाष्प दाबों के, ठीक है, आंशिक वाष्प दाबों के सम के यानी कि योग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? राउल्ट्स लॉ समझ में आया सभी को? तो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएंगे बच्चों, तो राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे हम। ठीक है, यहां पर सब चीज पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बट आई होप कि यहाँ पर मैं सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। मिलते हैं अगली कुछ नई वीडियोस के साथ, उसके बाद फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई भी करते रहें। जय हिंद।